नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीआर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्राचीन भारत की ऐतिहासिक घटना है उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं साथियों। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने बताई है और उसके लास्ट में मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए जरूर दिए हैं। और इसमें भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा लास्ट में, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और आपके सामने इस पार्ट का जो पहला यानी 51 नंबर वाला आपका जो पॉइंट आ रहा है, हमने उसमें 50 जो पॉइंट डिस्कस किए थे। तो देखिए 51 नंबर वाला पॉइंट है हमारे 78 ईस्वी का। तो 78 ईस्वी में आपके इंपॉर्टेंट क्या था, तो 78 ईस्वी में जो है आपके शक संवत का आरंभ हुआ था। किसका? शक संवत का जो है आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। 52 नंबर देखिए आप 80 से लेकर 115 ईस्वी में। तो देखिए आपके पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की गई थी। किसकी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस। देखो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की जो है रचना की गई थी। कब? 80 से लेकर 115 ईस्वी के बीच में। उसके बाद देखिए आप 86 से लेकर 114 ईस्वी में। तो देखिए सातवाहन शासक जिसका नाम था आपके गौतमीपुत्र शतकर्णी का काल था। किसका? गौतमीपुत्र शतकर्णी का काल था, जो कि एक सातवाहन शासक था। और ये कब से कब की घटना है, तो 86 से लेकर 114 आपके ईस्वी का। नेक्स्ट आपके देखिए 54 नंबर। तो यहां पर देखिए 130 से 150 ईस्वी के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहां पर शक शासक, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, शक शासक रुद्रादमन प्रथम का जो है भारत पर शासन हुआ था। किसका? रुद्रादमन प्रथम का जो है भारत पर शासन हुआ था। साथियों नेक्स्ट देखिए 275 का। तो देखो 275 ईस्वी में आपके देखिए श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की जो है स्थापना की गई थी। 275 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए आप 300 से लेकर 600 ईस्वी में। तो देखिए संगम साहित्य का संकलन हुआ था। कब? 300 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में संगम साहित्य का संकलन। 319 से लेकर 320 यानी 57 नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 319 से लेकर 335 सॉरी 319 से 320 के बीच के पॉइंट देखिए आप, गुप्त वंश था ये। कौन सा? गुप्त वंश। आगे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण इसी वंश के इसी ईस्वी के इसी ईयर के दौरान आपके किया गया था। तो 59 नंबर आपके देखिए नेक्स्ट सॉरी 58 नंबर आपके 319 से लेकर 335 319 से लेकर 335 के बीच की घटना बात कर रहे हैं हम साथियों। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है 319 से लेकर 335 के बीच का। नेक्स्ट है क्या आप 59 नंबर का। तो 335 से लेकर 375 के बीच में समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। साथ ही इसके बारे में आपने कई बार बुक्स में पढ़ा भी होगा। 335 से लेकर 375 के बीच में समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। 60 नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 376 से लेकर 415 376 से लेकर 415 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहां पर आप समुद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का शासनकाल माना जाता है आपके 376 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में। 61 नंबर पॉइंट देखिए आप 61 405 से लेकर 411 ईस्वी में चीनी यात्री फायान की यात्रा हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चीनी यात्री फायान की यात्रा आपके 405 से लेकर 411 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। नेक्स्ट 62 पे देखिए आप 62 नंबर 415 से लेकर 454 ईस्वी में। तो कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल था। किसका? कुमार गुप्त प्रथम का जो है शासनकाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यहां पर आपको आईएमपी बता देता हूं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 415 से लेकर 454 ईस्वी के बीच में हुई थी। उसके बाद देखिए 63 नंबर 455 से लेकर 467, ठीक है 467 यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। 455 से 467 आपके ईस्वी में स्कंदगुप्त का शासनकाल और हुणों की पराजय हुई थी। किसके द्वारा की गई थी ये? हुणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देखिए 454 से लेकर 467 के बीच में स्कंदगुप्त का शासनकाल माना जाता है। उन्होंने हुणों को पराजित किया था, उनको युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए आप 467 से लेकर 496 के बीच में। तो यहाँ पे ब्रह्म बुद्ध गुप्त का शासनकाल माना जाता है। किसका? बुद्ध गुप्त का शासनकाल माना जाता है। 65 देखिए आप, तो 476 ईस्वी से लेकर 476 ईस्वी में क्या था? तो देखिए महान वैज्ञानिक और ज्योतिर्विद, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। किसका? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था आपके
476 ईस्वी के दौरान जो है महान वैज्ञानिक और ज्योतिर्विद माने जाते हैं आर्यभट्ट, उनका जन्म माना जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो लाइक करते चलना। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। देखो 65 हमने डिस्कस कर लिए और ठहरिए, आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम आपको दे दूंगा इस वीडियो के इस स्लाइड के दौरान, और आपको जो है आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है कि 66 आपके 505 ईस्वी का, तो वराहमिहिर ने जो है पंचसिद्धांतिका की रचना की थी 505 ईस्वी में। किसकी? पंचसिद्धांतिका की। किसने की थी? वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका की जो है रचना की थी। नेक्स्ट देखिए आप 67 नंबर, तो 513 ईस्वी की बात हो रही है हमारे। तो देखिए देवर्षि समाज श्रवण के नेतृत्व में, जो गुजरात में है, वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, 513 ईस्वी में जो है देवर्षि समाज श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन। नेक्स्ट देखिए आप 68 में 570 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो पैगंबर मोहम्मद का आपके जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जो है याद रखना है साथियों आपको। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म आपके जो है 570 ईस्वी में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप 69 में आपके 600 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो देखिए वराहमिहिर के पुत्र पृथ्वीराज ने जो है होरासत पंचाशिका की जो है रचना की थी। किसकी? होरासत पंचाशिका की। किसने की थी? पृथ्वीराज ने। ये किसके पुत्र थे? आपके वराहमिहिर के। ठीक है, वापस गाड़ी को आगे से पीछे की ओर लेके जा रहा हूं मैं। 600 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। वराहमिहिर के पुत्र पृथ्वीराज ने जो है हरासिक पंचाशिका की जो रचना की थी। नेक्स्ट देखिए आपके 606 से लेकर 647 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर देखिए हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। कब से कब तक? 606 से 647 के बीच में जो है हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है साथियों। 71 नंबर पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। तो 622 की बात कर रहा हूं मैं। पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का को छोड़कर जो है मदीने में शरण ली थी इन्होंने। ठीक है, 622 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद ने जो है मक्का छोड़कर जो है मदीने में जो है शरण ली थी, और जुलाई 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का छोड़कर मदीने में शरण ली थी। दूसरा पॉइंट, जुलाई 622 से जो है आपके हिजरी संवत की जो है आरंभ हुआ था, उसका स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट देखिए आप 72 की बात कर लेते हैं हम। तो 72 में आ रहा है अपना 628 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये ब्रह्मगुप्त, और इन्होंने जो है ब्रह्मा सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था पुस्तक का? ब्रह्मा सिद्धांत। किसने लिखी थी? प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने। कब लिखी थी? 628 ईस्वी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 73 की बात कर रहे हैं। तो 73 में 630 से लेकर 34 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए 630 से लेकर 34 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय, जिसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ऐहोल प्रशास्ति के अंदर। किसके अंदर? ऐहोल प्रशास्ति के अंदर जो है हमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो हर्षवर्धन की जो पराजय की गई थी, उसका जो उल्लेख हमें है जो ऐहोल प्रशास्ति के अंदर मिलता है। नेक्स्ट देखिए आप 74 की बात कर रहे हैं हम। तो 630 से लेकर 885 ईस्वी की बात है। तो देखिए कश्मीर का कारकोट राजवंश माना जाता है। कश्मीर का कारकोट राजवंश माना जाता है साथियों। कश्मीर का कारकोट राजवंश आपके माना जाता है। कश्मीर का कारकोट राजवंश माना जाता है आपके 630 से 885 ईस्वी के बीच में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 75। 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच की बात क्या होती है? तो देखिए चीनी यात्री हेनसांग जो है भारत की यात्रा पर आया था। कौन? हेनसांग, चीनी यात्री था हेनसांग, और ये 630 से लेकर 644 के बीच में जो है आपके जो भारत की यात्रा पर आया था हेनसांग चीनी यात्री। अब 76 की बात कर ले तो देखिए आप 625 ईस्वी की बात है साथियों। ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्य नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रह्मगुप्त ने जो है खंड खाद्य नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, खंड खाद्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, कब लिखी थी? 665 आपकी ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट 77 की बात कर लेते हैं। 712 ईस्वी की बात है हमारे सामने कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया था। किस पर? सिंध पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब किया गया था? 712 ईस्वी की बात है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं 78। 630 ईस्वी की बात है।
कन्नौज का शासक यशोवर्मन बना था। कौन? यशोवर्मन बना था। तो यहां पर हमने इंपोर्टेंट यहां तक 78 तक जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं, उससे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनवी एजुकेशन की टीम को मोटिवेशन देने के लिए आपका एक लाइक और 100 में से 100% आपको एक शेयर बनता है। आपको ज्यादा से ज्यादा इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है इसको शेयर करना है, ताकि वे भी जो है इसका फायदा उठा सके और एग्जाम के अंदर इजीली जो है इन क्वेश्चन को फाइट कर पाए। चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड लेकर आ रहा हूं मैं। तो साथियों अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 79 में आपके सामने लेके आ चुका हूं पॉइंट। तो 79 में है हमारे पास 740 ईस्वी। तो इसमें क्या था आपके स्पेशल, तो देखिए यहाँ पर चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वारा जो है पल्लव वंश का अंत किया गया। किस वंश का अंत किया गया? आपके पल्लव वंश का जो है अंत किया गया था साथियों। 80 नंबर पॉइंट देखिए आपका। 80 नंबर पॉइंट है आपका 750 ईस्वी से रिलेटेड। तो इसमें क्या था? इसमें खास कि बंगाल में गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल द्वारा जो है बंगाल में पाल वंश की जो है स्थापना की गई थी 750 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप 758 ईस्वी है आपके। इसके अंदर कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम द्वारा। कब? 758 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप 760 से लेकर 815 ईस्वी में धर्मपाल का शासनकाल। किसका? धर्मपाल का जो है शासनकाल आपके 760 से लेकर 815 ईस्वी के ईस्वी तक आपके माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप 83 नंबर पॉइंट है आपके 775 से लेकर 800 ईस्वी तक। तो ये था आपके प्रतिहार शासक वत्सराज का शासनकाल। किसका? प्रतिहार शासक था जिसका नाम था वत्सराज, उसका शासनकाल माना जाता है आपके 775 से लेकर 800 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 788 ईस्वी के अंदर क्या था? 788 ईस्वी के अंदर क्या था? तो आदि शंकराचार्य का केरल के अंदर जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना आप। ठीक है। आदि शंकराचार्य का जो है जन्म माना जाता है। ठीक है। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था आपके 788 ईस्वी के अंदर। 793 ईस्वी के बारे में बात कर लेते हैं। 85 वाला पॉइंट है। राष्ट्रकूट वंशी गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 814 से 880 ईस्वी के बीच में क्या बात होती है? तो देखिए 814 से लेकर 880 के बीच में जो है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वंश प्रथम का शासनकाल था। किसका? अमोघ वंश प्रथम का जो है शासनकाल था 814 से लेकर 880 ईस्वी के मध्य। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप 815 से 855 ईस्वी के बीच में क्या था स्पेशल? तो देखिए देवपाल का शासनकाल माना जाता है 815 से 855 के बीच का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 88 वाला पॉइंट। 855 से 939 के बीच में। तो देखिए 855 939 के बीच का माना जाता है कश्मीर का उत्पल वंश माना जाता है साथियों। एक बार इन सभी का जो है आपको लास्ट में जो है स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दूंगा साथियों। एक बार आप जो है हमारे साथ साथ इसमें डिस्कस करते रहे। अब देखिए 915 से 16 ईस्वी के बीच, 915-16 ईस्वी के बीच में क्या था? तो देखिए बगदाद निवासी अलमसुदी की भारत यात्रा हुई थी। बगदाद का निवासी था जिसका नाम था अलमसुदी। ठीक है। बगदाद का निवासी था अलमसुदी जिसकी भारत की यात्रा हुई थी। ठीक है। भारतीय यात्रा पर यह आया था। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर 939 से 965 के बीच की क्या बात है भाई देख लीजिए। तो 939 के लेकर 965 के बीच में जो है रामेश्वरम में विजयनगर और मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है। रामेश्वरम में जो है विजय स्तंभ और मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां तक के पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 91। साथियों जो है हमने 2 पार्ट क्रिएट किए थे, आपको पता है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 50 पॉइंट किए और यहां पर जो है इस वाले पॉइंट में हमने जो है 51 से पूरी 100 कर दिए हैं। तो देखिए 91 वाला पॉइंट है आपके पास 1001 ईस्वी। तो यहां पर उसमें स्पेशल क्या था? महमूद गजनवी द्वारा पेशावर व पंजाब के हिंदूशाही शासक जयपाल को जो है पराजित किया गया था। ठीक है। जयपाल को जो है इसको पराजित किया गया था 1001 ईस्वी के अंदर। चलिए 1010 वाली ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? तो 1010 ईस्वी के अंदर भोज परमार जो है शासक बना था। भोज परमार जो है शासक बना था 1010 ईस्वी के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट 1014 वाला। तो 1014 में देखिए आप राजेंद्र प्रथम चोल वंश का जो है शासक बना था। कौन? राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश का शासक बना था 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 1017 ईस्वी में। तो 1017 ईस्वी में देखिए आप तमिल ब्राह्मण रामानुज का जन्म हुआ था। एक तमिल ब्राह्मण है रामानुज, उनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 95 वाला पॉइंट आपके 1027 ईस्वी से रिलेटेड है। 1027 ईस्वी में स्पेशल क्या था, तो महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध जाटों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध जाटों के विरुद्ध कब था, आपके 1027 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए आप 96 के अंदर, तो 96 वाला पॉइंट बोलता है हमारे 1030 ईस्वी से रिलेटेड किताब उल हिंद। पॉइंट को ध्यान रख लेना आप, किताब उल हिंद जिसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। किताब उल हिंद जिसको तहकीक ए हिंद की जो लेखक है अल बरूनी का जो है भारत आगमन हुआ था। अल बरूनी ये कौन है आपके पता है आपको, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के जो है लेखक हैं, इनका भारत आगमन हुआ था। दूसरा क्या था, महमूद गजनवी की जो है मृत्यु महमूद गजनवी की जो मृत्यु है 1030 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप 97 वाला पॉइंट देख लेते हैं हम। 1080 से लेकर 1194 जो है ईस्वी की बात है ये, तो कन्नौज का गहड़वाल वंश का ये शासनकाल माना जाता है। ठीक है, कन्नौज का गहड़वाल वंश माना जाता है आपके 1080 से 1194 के बीच का। नेक्स्ट देखिए 98 1163 ईस्वी का है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनवी का शासक बना था। मुइजुद्दीन महमूद गोरी जो है गजनी का शासक बना था, याद रखना है इस नाम को आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 1178 ईस्वी की, तो देखिए 1178 पॉइंट में देखिए पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा का शासनकाल था। ये राय पिथौरा का शासनकाल था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ ही याद रखना है आपको। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का जो है शासनकाल कब से कब माना जाता है, 1178 से लेकर 1192 के बीच का। लास्ट 100 कर देते हैं। ठीक है, शतक मार दीजिए यहां पर, तो 100 वाला पॉइंट है आपके पास। 1192 ईस्वी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों से पराजित हुआ था, तो ये आपके 1192 की घटना है। ठीक है, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों से जो है पराजित हुए थे। साथियों हमने जो है इस सेकंड पार्ट में 100 पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम और यूट्यूब के ऊपर हमें जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए एनवीर एजुकेशन और हमें सब्सक्राइब या हमारे साथ ऐड जरूर हो जाइए। अब आपके सामने जो है जो हमने सेकंड पार्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, उनको आप उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने मैं जो है इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। एक बार आपसे भी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों सेकंड पार्ट के जो हमने 51 से लेकर 100 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे उस समय से आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनका शासनकाल या इसमें जो भी आपको क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा और मेरे को भी पता चलेगा कि इतने व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा है और एक एक पॉइंट को जो है गहनता से समझा। तो देखो पहला पॉइंट आपके सामने रखा है मैंने कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है किस काल में माना जाता है वो आपको बताना है। दूसरा है ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है, मैंने आपको बताया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा है आपका हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब माना जाता है वो बताना है आपको। चौथा है चीनी यात्री हेनसांग की भारत यात्रा, ठीक है। पांचवा है ब्रह्मगुप्त ने खंड खादी नामक पुस्तक कब लिखी थी, उसका वो काल क्रम आपको जो है काल आपको लिखना है, वो ईयर आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको छठा है कश्मीर का उत्पल वंश काल कब से कब माना जाता है वो बताना आपको। सातवां है राजेंद्र प्रथम किस वंश का शासक था, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। आठवां है आपका कन्नौज का गहड़वाल वंश का काल कौन सा था वो बताना है। नौवां है पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल आपको बताना है। और 10वां है तराइन का द्वितीय युद्ध जो है आपका उसका कालक्रम मैंने आपको बताया था वो भी आपको बताना है। ये 10 पॉइंट्स आपके सही से सही अगर आपने दे दी तो इसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा वीडियो जो है सही से देखा था और आपको समझ में भी आया साथियों। और एग्जाम के अंदर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से उनको पार कर लेंगे। और मेरा 100% आपके साथ दावा है कि इनमें से क्वेश्चन आपको कई सारे देखने को मिलेंगे साथियों, और कई बार रिपीटेशन होने के भी चांसेस हो चुके हैं इनमें से, ठीक है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर ये पॉइंट रखे थे और ये जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मैंने 2 पार्ट्स आपके सामने रखे थे साथियों। एक वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि बड़ा वीडियो हो सकता था, इसलिए आप पूरा नहीं देख पाते, इसलिए उसको 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा विवरण और इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम आ गया है अपने पास और हम सिर्फ जो है बहुत ही बड़े लेवल पे समझ रहे, नहीं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही समझ के चलेंगे ताकि एग्जाम से पहले हमें रिपीटेशन का भी समय मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं, धन्यवाद।